दुनिया में आप सबने बहुत सी अजीब पर निहायत ही खूबसूरत जगहों के बारे में तो सुना ही होगा, जिनमें से कुछ को तो अजूबा मान लिया गया और कुछ आज भी अनसुलझे ही रह गए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, आप सबने इजिप्ट का नाम तो जरूर सुना होगा। अब इजिप्ट का नाम आए और पिरामिड्स के बारे में बात न हो, ये भला कैसे हो सकता है? वैसे जिन अनसुलझे किस्सों की हम बात कर रहे थे, इजिप्ट के पिरामिड्स भी उन्हीं में से एक हैं। लगभग 4500 साल पहले बनाए गए इजिप्ट के पिरामिड्स आज भी वैसे के वैसे ही टिके हैं। इनकी मजबूती अपने आप में इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि इंसानों का दिमाग और उसकी काबिलियत का रिप्लेसमेंट कभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों से पर्दा उठाएंगे कि कैसे हुई इन पिरामिड्स की शुरुआत, क्यों है ये इतने मिस्टीरियस और कितना पुराना है इनका इतिहास। इसके अलावा जानेंगे और भी बहुत कुछ, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर इजिप्शियन किंग का मकबरा बेंच शेप माउंट्स में बनाया जाता था, जिसे मस्तबाज कहा जाता था। 2780 BCE के करीब जोसर्स आर्किटेक्ट और इम्होटेप ने 6 मस्तबाज को बड़े से छोटे के क्रम में स्टेप्स की तरह एक के ऊपर एक रखकर पिरामिड शेप बनाया। और ये पिरामिड मेम्फिस के करीब सक्कारा में नाइल रिवर के वेस्ट बैंक पर बना हुआ है। आगे के समय में पिरामिड कहलाए जाने वाले इस स्ट्रक्चर में कई रूम्स और पैसेजेस के साथ किंग का मकबरा मौजूद था। स्टेप पिरामिड से एक स्मूथ साइडेड पिरामिड में इसका ट्रांजिशन 2680 से 2560 BCE में 4th डायनेस्टी के फाउंडर किंग स्नेफ्रू के रेन के समय हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में फॉर्मली पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन किया गया था, जिन्हें वहां के फेरोज यानी कि किंग के द्वारा बनवाया जाता था। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक इजिप्ट के फेरोज का ऐसा मानना था कि अपनी डेथ के बाद अगले जीवन में वो भगवान बन जाएंगे। तभी अगली दुनिया की तैयारी करने के लिए उन्होंने देवताओं के लिए मंदिर बनवाए और अपने लिए बड़ी बड़ी पिरामिड्स की कब्रें बनवाई, उन सभी चीजों से भरी हुई जिससे हर रूलर को अगली दुनिया में गाइड और सस्टेन करने की जरूरत होगी। और किंग स्नेफ्रू के सन फेरो खुफू, जिन्हें ग्रीक लैंग्वेज में चियोप्स कहा जाता है, वो पहले रूलर थे जिन्होंने 2550 BC में दुनिया के सबसे अजूबे और विशाल गीजा पिरामिड प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू कराया। उनका पिरामिड गीजा और उसके टावर्स में सबसे बड़ा और प्लेट्यू से करीब 481 फीट ऊपर है। उस समय पिरामिड को बनाने में बड़े और भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि फेरो खुफू द्वारा बनवाए गए इस पिरामिड में करीब 2.5 से लेकर 15 टन के बराबर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। खुफू के बाद उसके बेटे फेरो खाफरे ने करीब 2520 BC में गीजा में दूसरा पिरामिड बनवाया। फेरो खाफरे के पिरामिड में स्फिंक्स भी शामिल था, जो कि एक बड़ा स्टैचू था जिसका शरीर शेर का था पर उसका सर फेरो का था। वो स्फिंक्स इतना बड़ा और मजबूत है कि वो फेरो के पूरे मकबरे का भार उठा सकता है। गीजा का 3rd पिरामिड, जो कि फेरो मेंकाउरे ने लगभग 2490 BC में बनवाया था, वो गीजा के पहले 2 पिरामिड से छोटा था, पर बाकी 2 पिरामिड्स के मुकाबले ये पिरामिड एक कंप्लीट मॉर्चुअरी टेंपल था। इजिप्ट का हर एक पिरामिड असल में एक बिल्डिंग है, जिसमें पैलेस, टेंपल्स, सोलर बोट पिट्स और किंग्स मॉर्चुअरी, एडिशनल स्कल्पचर्ड वॉल के साथ अदर फीचर्स भी शामिल हैं। 4th से 6th डायनेस्टी तक बड़े पिरामिड्स को बनाने का जोर था, पर स्मॉलर पिरामिड्स को बनाने का सिलसिला अभी 1000 साल पहले ही खत्म हुआ है, जिनकी गिनती करना आसान है। पर उनमें भी ऐसे कई छोटे पिरामिड्स रह जाते हैं जो छोटे होने के कारण इजिप्ट की धूल में धंस चुके हैं। जैसे कि इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट को ये क्लियर हो चुका था कि ये पिरामिड्स किंग्स की ममीफाइड बॉडीज को प्रोटेक्ट करने में तो नहीं, पर उन पिरामिड्स में ग्रेव रॉबर्स को टारगेट करने में जरूर सक्षम थे। इसीलिए बाद में हीरे, सोने और जवाहरात से भरे किंग के हिडन टॉम्ब्स को चट्टानों को काटकर उनमें दफनाया जाने लगा। हालांकि पिरामिड्स इजिप्शियन किंग्स जिन्होंने उन्हें बनवाया था, उनकी बॉडीज को प्रोटेक्ट करने में फेल रहे, पर इन पिरामिड्स ने उन किंग्स के नाम और उनकी कहानियों को आज भी अपने साथ जिंदा रखा हुआ है। दोस्तों, गीजा में बनाए गए एंशिएंट पिरामिड्स की बनावट के पीछे मिस्ट्री का पता साइंटिस्ट आज भी नहीं लगा पाए हैं। आखिर किस माइंड मैप से इन पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, इसका पता लगाने की कोशिश कई साइंटिस्ट ने की, लेकिन इजिप्ट के ट्रेडिशनल इंजीनियर्स की सोच को आज तक कोई मॉडर्न साइंटिस्ट पकड़ नहीं पाया है। पर साइंटिस्ट की डिस्कवरी ने ये जरूर पाया है कि इजिप्शियन बिल्डर्स और वर्कर्स की खान पान का खासा ध्यान रखा गया था, जो कि पास के शहर के ही थे। गीजा जैसे आकर्षक जगह पर बेहतरीन तरीके से हुई आर्कियोलॉजिकल डिगिंग
यानी पुरातत्विक खुदाई ने रिसोर्सेज से भरपूर इजिप्ट की रिच कम्युनिटी और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ इशारा करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसी प्रोबेबिलिटीज हैं कि इजिप्ट की कम्युनिटीज ने वर्कर्स के खान पान और बाकी जरूरतमंद चीजों में कंट्रीब्यूट किया हो, जो कि एंशिएंट फेरोज की वेल्थ और कंट्रोल को डिस्प्ले करने के लिए एक नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर दिखाई देने लगा। और इस तरह के खुलासे के बाद इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के सेक्रेटरी जनरल ज़ही हवास को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर किया कि ये पिरामिड्स ही थे जिन्होंने इजिप्ट का निर्माण किया, जिनकी वजह से इजिप्ट को एक कंट्री के रूप में पहचान मिली। और अगर पिरामिड्स ने एंशिएंट इजिप्ट के निर्माण में मदद की तो उन्होंने इसे प्रिजर्व करके भी रखा। जहां गीजा के ये पिरामिड्स हमें लंबे समय से गायब एक दुनिया का पता बताते हैं। म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स और टुफ्ट यूनिवर्सिटी के इजिप्टोलॉजिस्ट पीटर डेर मैनुलिन कहते हैं कि बहुत से लोग इन पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन को मॉडर्न सेंस में सिर्फ एक सिमेट्री और मुर्दा घर की तरह देखते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। मैनुलिन का मानना है कि इन सजाए गए मकबरों में एंशिएंट इजिप्ट में लाइफ के हर एक एस्पेक्ट का बेहद खूबसूरत नजारा है। मकबरे में फार्मर्स, लाइवस्टॉक्स, फिशिंग, कार्पेंट्री, कॉस्ट्यूम्स, रिलीजियस रिचुअल्स और बेरियल प्रैक्टिस के स्कल्पचर्स बनाए गए थे। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट इजिप्शियन ग्रामर और लैंग्वेज की खोज करने का भी आइडिया देते हैं। मैनुलिन कहते हैं कि इजिप्शियंस ने अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को कुछ इस तरीके से अपने स्कल्पचर्स के जरिए पोर्ट्रे किया है कि लगभग हर चीज जो आपको फेरोनिक सिविलाइजेशन के बारे में जाननी हो वो आपको गीजा की पिरामिड और टॉम्स की दीवार पर मिल जाएगी। इसीलिए ये केवल इस बारे में नहीं है कि इजिप्शियंस कैसे मरे, बल्कि इस बारे में है कि वे कैसे जिए। और इजिप्ट के इन प्रेशियस रिसोर्सेज को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए मैनुलिन, जो गीजा आर्काइव प्रोजेक्ट के हेड हैं, उन्होंने गीजा की फोटोग्राफ्स, प्लान्स, ड्राइंग्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड्स और एक्सपीडिशन डायरीज को वर्चुअल विजिट के लिए इजिप्ट में इनेबल कराया है। हालांकि पुराने रिकॉर्ड्स, पेंटिंग्स, इंस्क्रिप्शंस, कैप्चर्ड आर्टिफैक्ट्स जो कि फेड अवे हो चुके हैं या फिर खो चुके हैं, इन सब को और साथ ही अनलॉक हो चुकी कब्रों को प्रिजर्व रखा गया है जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। हार्वर्ड म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स ने गीजा में आर्म्ड फोर्सेस के साथ लंबे समय तक हुई खुदाई के बाद मैनुलिन इंटरनेशनल कंटेंट और आर्काइव को गीजा के लिए दुनिया के सेंट्रल ऑनलाइन डिपॉजिटरी में ग्रो करने की उम्मीद करते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि गीजा में पर्सनल विजिट के एक्सपीरियंस को कोई भी वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन रेप्लिकेट या रिप्लेस नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। वीडियो को लेकर अपने रिव्यूज और सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।